हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश सर। सो आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस सेकेंड टर्म। चैप्टर नेम इज़ एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, जो कि आपकी वेटेज रखता है पूरे 7 मार्क्स की। इस पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसमें जो सेकंड अब जो पार्ट है उसमें हम कवर करने वाले हैं प्रेसिडेंट्स की पावर्स क्या है और उसकी पोजीशन क्या है एंड वाइस प्रेसिडेंट क्या है। तो ये जो सारे नोट्स बनाए मैंने आपके सारे एनसीईआरटी की बुक में से बनाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब फर्स्टली हम सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ये मेन कंपोनेंट्स जो लिखे हैं यहाँ पे, मेन कंपोनेंट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। देखिए बच्चों, एग्जीक्यूटिव की जब भी हम कभी भी बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, हमारा जो मेनली हमारा हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव का मेन फंक्शन क्या है। तो मेन फंक्शन ये है कि वो क्या करता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स और रेगुलेशन दैट अडोप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करेंगे, जो एग्जीक्यूटिव में आते हैं वो कौन आते हैं हमारे? सबसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, पीएम आता है और उसकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है। देन ब्यूरोक्रेसी आती है। ब्यूरोक्रेसी में कौन होते हैं बच्चों? नौकरशाही होते हैं। नौकरशाही यानी कि जो आईपीएस और आईएएस वगैरह जो होते हैं, जिन जो किस में आते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। ये सब कुछ हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वाली वीडियो हम जो डिस्कस करेंगे वो प्रेसिडेंट की पोजीशन और पावर को, देन वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है या फिर उनका रोल क्या है, ये डिस्कस करेंगे। सो आर्टिकल 58 यानी कि देखिए बच्चों, जो हम प्रेसिडेंट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो आर्टिकल जो एग्जीक्यूटिव का जो आर्टिकल स्टार्ट होते हैं वो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक तो प्रेसिडेंट की पावर्स एंड इलेक्शंस के बारे में है, और 63 टू 73 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है। ठीक है, तो आर्टिकल जो 58 है वो क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट, यानी कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है किसी व्यक्ति को तो उसके पास क्या क्या पावर्स, यानी सॉरी, उसके पास कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो नो, जैसे इसमें फर्स्ट नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट अनलेस द, ये जो इसमें है जैसे फर्स्ट में है कि वो क्या होना चाहिए, एक सिटीजन इंडिया का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो फॉरेनर नहीं होना चाहिए। इट हैज़ कंप्लीटेड एज ऑफ द 35 ईयर्स, यानी कि उसकी 35 एज हो चुकी होगी। इज़ क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए या तो वो पहले मेंबर रहा हो या मेंबर बनने के लिए इलेक्शंस के मेंबर बनने के लिए इलेक्शंस के लिए क्वालिफाई किया हो। ठीक है, और एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसने कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस होल्ड, यानी कि उसके पास, यानी कि किसी वो गवर्नमेंट ऑफिस की पोस्ट पर ना हो या किसी भी प्रॉफिट में ना हो। ठीक है, उसको क्या कर दिया जाएगा? नॉट एलिजिबल कर दिया जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने डबल स्टार लगाए हुए हैं। ये एज इट इज़ ना आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 58 के अंदर ये बताया गया कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। आर्टिकल 50 बोल इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट होंगे तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा, पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि हमें पता है आर्टिकल 56 में लिखा है कि जो इलेक्शंस जो होंगे, यानी कि जो इलेक्टेड होंगे प्रेसिडेंट, वो ओनली 5 ईयर्स के लिए होंगे। ठीक है, हमें हमें पता है कि पीएम भी 5 ईयर्स के लिए होते हैं और क्या बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट भी 5 ईयर्स के लिए होते हैं। लोकसभा का टेन्योर भी 5 ईयर्स के लिए होता है। बट ओनली जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका 6 ईयर्स के लिए क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होगा। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस, यानी कि इसमें पार्टिसिपेट करेगा कौन? तो जो दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउस होंगे, जो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के एमपी करेंगे। ठीक है, यानी कि बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एमपीज करेंगे। ठीक है, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है, एमएलए करेंगे। नॉट एमएलसी लिखा है बच्चों यहाँ पे। एमएलसी जो होगी ना, जैसे 6 जो स्टेट्स हैं हमारे, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इनके अंदर जो है क्या है, बाइकामेरल लेजिस्लेचर है, यानी कि द्विसदनी की व्यवस्था है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे एमएलए भी है और एमएलसी भी है, यानी कि विधान सभा भी है, विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद के जो सदस्य होंगे ना, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में क्या नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, और जो थर्ड वाला है, दिस इलेक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि एसटीवी। एसटीवी का आपको बच्चों पता होगा, हमने थर्ड जो चैप्टर किया था उसमें लिखा होता है। एसटीवी का मतलब होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, और इसको पीआर सिस्टम आप सभी को जानते ही हैं। तो बच्चों मैं हिंदी में ऑलरेडी बता रहा हूँ आपको, अगर आपको हिंदी में अगर ठीक से पढ़ना है और तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और एज इट इज़ क्या करेंगे, आप इसको लर्न कर सकते हैं और अपने नोट्स ब्रीफली बना सकते हैं। सारे नोट्स मैंने अपनी आपकी बुक में से ही बनाए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, पावर्स एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है,
तो फर्स्ट में जैसे प्रेसिडेंट इज़ द फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ना वो क्या होते हैं, औपचारिक प्रमुख होते हैं किसके, सरकार के। देखिए सरकार के प्रमुख होते हैं। अभी हम जब पार्लियामेंट्री सिस्टम हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव के अंदर, यानी कि कार्यपालिका के प्रकार के अंदर, तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर तो जो सरकार का जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। बट जो एग्जीक्यूटिव जो होगी ना पार्लियामेंट्री के अंदर, उसका जो प्रमुख कौन होता है, वो राष्ट्रपति ही होता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर उसकी काउंसिल जो भी काम करते हैं ना वो किसके बिहाफ पे करते हैं, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ही काम करते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी स्टैंप के बिना काम नहीं हो सकता। चलिए, तो द प्रेसिडेंट इज़ द फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हमें पता है कि वो फॉर्मल है। फॉर्मल क्या होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं। फॉर्मल मीन्स की नॉमिनल पावर्स होंगी उसके पास, सेरेमोनियल्स पावर्स होंगी। द कॉन्स्टिट्यूशंस वेस्टेस द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन फॉर्मली इन द प्रेजेंट, सही बात है। संविधान में ही क्या किया है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है ऑफ द यूनियन, यूनियन क्या होता है बच्चों, यूनियन होती है केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसको बोलते हैं यूनियन। तो यूनियन की जो सारी पावर्स है, वेस्टेज का मतलब होता है किस में समाहित है, वो किस में है, प्रेसिडेंट के अंदर है बच्चों। हिंदी में भी एज इट इज़ यही लिखा हुआ है। ठीक है, इन दिस फॉर्मल सेंस दिस प्रेसिडेंट हैज़ अ वाइड रेंजिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियली एंड इमरजेंसी पावर। देखो बच्चों ये जो वर्ड पूरी लाइन जो लिखी है ना उसकी, उसके पास प्रेसिडेंट के बाद एग्जीक्यूटिव होते हैं यानी कि कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं उसके पास। ठीक है, लेजिस्लेटिव यानी कि विधायकीय शक्ति भी होती हैं, जुडिशियल शक्तियाँ भी होती हैं यानी कि न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं, और इमरजेंसी पावर्स भी उसके पास होती है। तो ये जो बच्चों आपके लिखा हुआ है ना कार्यकारी विधायिका, ये बुक में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। यहाँ तक कि आर्टिकल 352 ये तो ठीक से बताया ही नहीं है, उसमें है ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसको फिर भी हमें क्या करना है, अगर क्योंकि अब आपका रिटर्न वाला क्वेश्चन पेपर होगा यानी कि सब्जेक्टिव होगा, तो मे बी आपको लिखना पड़ सकता है। ठीक है, सो इसमें जो थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास कौन सी पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव भी पावर्स होती है, यहाँ पे ई लगा लेना बच्चों। एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होती है, लेजिस्लेचर भी होती है, जुडिशियल भी होती है, और इमरजेंसी पावर्स भी उसके पास क्या होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। फोर्थ में क्या कह रहा है, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम दीज पावर्स आर इन रियलिटी यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये वाला आर्टिकल कौन सा हो जाएगा बच्चों, आर्टिकल 74A हो जाएगा, क्लोज 1। ठीक है, यानी कि 74A क्लोज में बताया कि एक पीएम होंगे और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगी, जो कि मतलब जो भी प्रेसिडेंट अगर कोई भी काम कर रहे हैं वो किसके एडवाइस पे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पीएम और उसकी काउंसिलिंग पे। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। तो ये ऑलरेडी इसमें हिंदी में भी एज इट इज़ बच्चों वही है। अब इसको बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो आप उसको एज इट इज़ स्क्रीनशॉट लेकर और उसका ब्रीफली आप नोट्स बना सकते हैं बच्चों। अभी आर्टिकल 74 में ये आपका है ना इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बुक में एज इट इज़ ये लिखा हुआ है, ये कोई मैंने अलग से नहीं लिखा हुआ है। इसमें जैसे बोला है ना कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, तो बच्चों 74 जो आर्टिकल स्टार्ट होता है ना वो मंत्री परिषद यानी कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जो भी काम करेगा वो क्या करेगा, उसकी सलाह पे काम करेगा, यानी कि उसकी किस पे करेगा, एडवाइस पे काम करेगा। यही लिखा हुआ है एडवाइस, ये है आर्टिकल 74 क्लोज 1। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर्स उसके पास क्या क्या होती है प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट इज़ द फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा एंड दे आर रियल एग्जीक्यूटिव। देखिए ये बच्चों आप बार बार वर्ड सुनते होंगे कि रियल एग्जीक्यूटिव क्या है और फेक एग्जीक्यूटिव क्या है। तो रियल एग्जीक्यूटिव क्या है, रियल यानी कि पीएम और जो उसके कैबिनेट में जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सारे मंत्री हैं, वही तो एक्चुअल में सारे डिसीजन लेते हैं। तो प्रेसिडेंट तो ओनली उनकी एडवाइस पे काम करता है, जैसा वो बोलते हैं वैसा ही उसको काम करना पड़ता है। ठीक है, हालांकि अगर मान लो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो वापस भेज देता है बिल को, लेकिन क्या होता है, लेकिन अगर वो पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा ने अगर उसको दोबारा ही उसके पास भेजा रिकन्सिडर करके भी, तो अगर वो एज इट इज़ उसमें कोई अगर चेंज नहीं हुए तो भी प्रेसिडेंट को हैज़ टू साइन ऑन इट। ठीक है, उस पर साइन करने ही पड़ेंगे। ये तो एक एग्जीक्यूटिव पावर कह सकते हैं। जितने भी काम होंगे ना वो किसके बिहाफ पे होंगे बच्चों, वो होंगे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होंगे। बेशक कर रहा होगा, पीएम कर रहा होगा, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर रहे होंगे, लेकिन क्या बोलते हैं किसके मतलब क्या बोलते हैं किसका नाम छप रहा होगा उस पर, प्रेसिडेंट का। देखो बच्चों प्रेसिडेंट जब भी एड्रेस करते हैं ना क्या बोलते हैं, जैसे जनरल इलेक्शन होंगे यानी कि जब कोई गवर्नमेंट बनेगी 5 साल की यानी कि नई सरकार बनेगी, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं जब भी मतलब क्या बोलते हैं एड्रेस करते हैं ना सेशन को, तो वो हमेशा ये बोलते हैं मेरी सरकार, मेरी सरकार, माई गवर्नमेंट। माई गवर्नमेंट वो क्यों बोलते हैं,
वो उनकी सरकार तो नहीं है। माई गवर्नमेंट का मतलब यही होती है कि वो क्या है, हेड फॉर्मल क्या बोलते हैं उसके, क्या है, फॉर्मल हेड है गवर्नमेंट के। औपचारिक है, औपचारिक का मतलब है लाइक अ स्टैंप, ठीक है। आर्टिकल 53 से एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 में बोल दिया कि जो संघ होता है, कौन क्या होता है बच्चों, संघ, संघ को क्या बोलते हैं, यूनियन, यूनियन को क्या बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सारी शक्तियाँ किस में निहित है, वो है राष्ट्रपति के अंदर, ठीक है। दूसरे वाला पॉइंट हमारा यही है, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट इफ नो लीडर हैज़ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, द प्रेसिडेंट हैज़ टू डिसाइड वाम टू अपॉइंट्स एज प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है। एग्जाम्पल 1989 और 98 में। देखो बच्चों, एक सबसे बड़ी पावर ये भी होती है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, कि मान लो अगर कि क्या बोलते हैं, नो लीडर, इसमें लिखा है नो लीडर, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन हुए लेकिन किसी भी लीडर को, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी के वोट नहीं मिलते हैं 272 प्लस, तो प्रेसिडेंट ये देखेगा कि कौन सी पार्टी को मतलब वो क्या कराएगा, वोटिंग कराएगा, ठीक है। वो लाइव वोटिंग कराएगा, वो देखेगा कि कौन उसके सपोर्ट में है या नहीं है। तो जैसे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को भी कहते हैं कि भाई आप अपनी मेजोरिटी शो करो, तो वो नहीं कर पाते, तो उनकी एक सीट से क्या होती है, उनकी मतलब सरकार गिर जाती है, ठीक है। तो ऐसा 1989 ये इसलिए लिखा है क्योंकि 1989 से क्या हुआ, एरा ऑफ कॉलिशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि गठबंधन का युग स्टार्ट हो जाता है। मतलब 1989 के बाद किसी भी पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिलती, कब तक, 2014 तक। तो मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो रोल किसका इंपॉर्टेंट होगा, प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट ये देखेगा कि किसको पीएम बनना चाहिए, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ी पावर है किसके पास, एग्जीक्यूटिव पावर है किसके पास, प्रेसिडेंट के। वो अपना है ना सेंस का यूज़ करेगा, अपने विवेक का यूज़ करेगा। ऑप्शन नंबर 4, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द एंड रिमूव द हाई लेवल फंक्शनरीज लाइक पीएम, ठीक है। आप देखिए ये जो अपॉइंट में है, अपॉइंट में जैसे पीएम करे को अपॉइंट करेगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है, वो हाई कोर्ट के जजेस को, सारे जितने भी 28 स्टेट्स हैं उसके गवर्नर को, और जो 2 यूटीज है, दिल्ली और पांडुचेरी, ठीक है, इनमें क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। तो इनमें क्या होते हैं, गवर्नर नहीं होते, इनमें क्या होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो उन लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ही करते हैं। अगर कोई कमीशन है तो कमीशन को भी कौन अपॉइंट करते हैं, जैसे इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, चुनाव आयुक्त, उसके आयुक्त को भी कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। जो अपॉइंट जो कर रहे हैं सारी किस में आती है, एग्जीक्यूटिव पावर्स में आती है बच्चों। चलिए, एज इट इज़ क्या बच्चों, हिंदी में लिखा है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव क्या होती है, अब आप सोचोगे ये कौन सी पावर आ गई। लेजिस्लेटिव का बच्चों देखो चैप्टर 5 है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट हाउस, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। तो क्या लोकसभा में भी कुछ पावर्स है प्रेसिडेंट के पास, राज्यसभा में भी है, क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, एवरी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट बिफोर इट बिकम्स लॉ, यानी कि कानून बनने से पहले जो लॉ होता है, सॉरी, एक जो बिल होता है वो लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, देन वो किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट के साइन के बिना वो बिल पारित नहीं हो सकता, यानी कि वो बिल जो है वो एक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, प्रेसिडेंट इनॉग्रेट्स पार्लियामेंट बाय द एड्रेसिंग इट आफ्टर द जनरल इलेक्शंस एंड आल्सो द एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन एंड एवरी ईयर पर आर्टिकल, ठीक है, 87(1), यानी कि ये कह रहा है कि इसके अंदर जब जैसे मान लीजिए हर 5 साल के बाद नई सरकार बनेगी, और हर साल के बाद एक नया सेशन जब होता है, तो जो फर्स्ट सेशन होगा उसको एड्रेस कौन करते हैं, कौन वो करते हैं, क्या नाम है, प्रेसिडेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बिफोर 101 अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियंस मेंबर्स ऑफ लोकसभा। देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ तो नॉमिनेट हो गया है ना, अपॉइंट तो है नहीं यहाँ पे, कहाँ गया, नॉमिनेट, ये रहा नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड का मतलब होता है क्या बोलते हैं, एक तरह से उसको क्या करना है, नॉमिनेट कर देना, ठीक है। तो जैसे 12 राज्यसभा के 12 मेंबर करेंगे, लेकिन अब लोकसभा के नहीं करते। पहले लोकसभा के होते थे, जो 104 अमेंडमेंट हुआ है ना, उसमें लोकसभा के जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं उनकी सीट को क्या कर दिया, रिजर्वेशन मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो लेकिन ये अपॉइंटमेंट नहीं है, ये क्या है, नॉमिनेशन है। तो नॉमिनेशन कहाँ होगा, राज्यसभा के मेंबर 12 मेंबर राज्यसभा में ही तो बैठेंगे ना, तो वो अपॉइंट नहीं हुए, नॉमिनेट हो गया, ठीक है। चलिए,
फोर्थ है ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा। देखिए लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है ना कि भाई किसी भी पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं है, तो प्रेसिडेंट ये देखेंगे कि भैया ये जो पार्टी है इसको सपोर्ट में नहीं है, इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसको भंग कर सकते हैं। एज इट इज़ इसमें क्या लिखा हुआ बच्चों, हिंदी में भंग कर सकते हैं किसको, लोकसभा को। इसलिए ही लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं, और जो राज्यसभा होता है उसको अपर हाउस बोलते हैं, क्योंकि राज्यसभा के मतलब कभी भी क्या नहीं हो सकते, डिसॉल्व नहीं हो सकता। फिफ्थ में देखेंगे कि लेजिस्लेटिव पावर्स और कौन सी है। प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर द डिसीजन, यानी कि वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट कोई भी अगर एडवाइस आई है उसको वापस भेज सकता है और उसको बोलता है कि आप इस पर पुनर्विचार करो। लेकिन वो क्या करता है कि पुनर्विचार के लिए भेज तो देता है, लेकिन अब आती है वीटो पॉकेट के ऊपर, यानी कि वीटो पावर क्या है। अब देखो बच्चों वीटो पावर ये है कि मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि प्रेसिडेंट के पास अगर कोई बिल आएगा तो उसको वो कितने टाइम तक रख सकता है अपने पास, उस पर साइन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट विदाउट टाइम लिमिट अपने पास होल्ड कर सकता है। ऐसा किसने किया था, ऐसा ज्ञानी जैल सिंह करते हैं। कब करते हैं, 1986 और 1989। 1986 में बेसिकली क्या होते हैं, एक क्या बोलते हैं बिल ही होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि उस वो जो बिल होता है वो 1986 में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। देन वो क्या होता है कि ज्ञानी जैन सिंह उसको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। देन 1989 में क्या होता है, क्या वो 1986 में वो आता है, 1989 में क्या होता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। अब जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो क्या होता है कि वो कोलिशन की गवर्नमेंट होती है, उस गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं होता उस बिल के अंदर, तो एक तरह से वो बिल क्या होता है, रखा ही रह जाता है, बनता ही नहीं है। तो ये कुछ पावर्स है, कौन सी पावर्स है, ये लेजिस्लेटिव पावर्स है किसकी, प्रेसिडेंट की। अब हम इमरजेंसी पावर डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट की। इमरजेंसी पावर कौन सी है, देखिए बच्चों, फर्स्ट है जैसे प्रेसिडेंट कैन इम्पोज नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू आर्टिकल 352। पहला है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी कि देखिए आर्टिकल 352 के तहत अगर युद्ध हो या बाहर से किसी ने अटैक कर दिया है या इंटरनल क्या हो, डिस्टर्बेंस हो, इसके बेसिस पे इंदिरा गांधी ने क्या लगाई थी, इमरजेंसी लगाई थी। तो ये अगर क्या बोलते हैं राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं आर्टिकल 352 को यूज़ करके। बट बच्चों क्या होता है, ये सारा बेसिकली ये तो नाम ही होता है इनका, करता कौन है, सारे जैसे ही इमरजेंसी लगती है सारी पावर्स उसके पास चली जाती है, प्राइम मिनिस्टर के पास चली जाती है। प्राइम मिनिस्टर पहले क्या होता था, जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी तो प्रेसिडेंट से उन्होंने पूछा भी नहीं था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अगर आपको इमरजेंसी लगानी तो प्रेसिडेंट के उस पर साइन चाहिए ही, ठीक है। एक तो आर्टिकल 352 का भी यूज़ कौन करते हैं, प्रेसिडेंट यूज़ करते हैं। एक है आर्टिकल 356 जो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये जो लिखा हुआ है इसमें बच्चों संवैधानिक तंत्र वाले में, यानी कि मान लीजिए किसी भी स्टेट के अंदर अगर मान लो वहाँ पे ना सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, जैसे मान लो केजरीवाल या योगी आदित्यनाथ अगर काम नहीं कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल के संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा, तो आर्टिकल वहाँ पे क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, 356 लगा के उस सरकार को गिरा दिया जाता है। जैसे केरल के अंदर सबसे पहले कौन करते हैं, 1959 में, 1959 में कौन करते हैं, ये 12वीं क्लास का टॉपिक है। क्या बोलते हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट केरला की सरकार को, सीपीआई सरकार को गिरा देती है बिना किसी वजह से, ठीक है। और कौन सी पावर है राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी की, वो है 360 वाली, यानी कि 360 में क्या कर सकते हैं, वो फाइनेंशियली इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि कोई सूखा पड़ रहा है या फिर कोई अकाल पड़ गया है, इस चीज़ को लेकर। बेसिकली करते सारे प्राइम मिनिस्टर ही है, लेकिन ऑफिशियली अगर साइन चाहिए आपको करनी है पीएम को, तो वो क्या करना पड़ेगा, उस पर साइन कराने पड़ेंगे। और ये कौन से अमेंडमेंट में होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। फाइनेंशियल पावर भी होती है उनके पास, ठीक है। फाइनेंशियल पावर में बेसिकली क्या होता है कि वो अपॉइंट करते हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर कैन प्रेजेंट द बजट ओनली आस्किंग द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से वो पूछते हैं पहले बजट को पास करने के लिए, सॉरी पेश करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। और प्रेसिडेंट अपॉइंट्स फाइनेंस कमिश्नर, ये हम अपॉइंट आ गए ना, अपॉइंट तो होता है लेकिन वो फाइनेंस कमिश्नर को भी क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, जो कि आर्टिकल 280 में लिखा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये सब हिंदी में भी एज इट इज लिखा है। अगर आप मान लो आप प्रेसिडेंट को हटाना है तो प्रेसिडेंट को आप दो तरीके से हटा सकते हो, पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है। अब पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं, एमएलसी के मेंबर नहीं होंगे, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। दूसरा क्या है, अगर आप इम्पीचमेंट लगा रहे हो, इम्पीचमेंट क्या होता है बच्चों, इस पर एक पूरा टॉपिक मैं अलग से बनाऊंगा, अलग से पढ़ाऊंगा। इम्पीचमेंट का मतलब आप ये समझ लो कि सरकार को, सॉरी प्रेसिडेंट को हटाने का एक तरीका होता है, ठीक है।
तो अगर वो संविधान का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, कौन, राष्ट्रपति, इसी आधार पे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जो कि किस में लिखा है, आर्टिकल 61 में लिखा है। ठीक है। अब ये जो लास्ट टॉपिक है बच्चा वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट। देखो वाइस प्रेसिडेंट के भी पूरे वही है 63 से 73 ये वाइस प्रेसिडेंट का कितना टेन्योर होगा ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आपकी जो बुक में ना बच्चों आपने देखा होगा एक बॉक्स सा बना हुआ है, बस आपको उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है उसके ऊपर कि उसका भी हम पूरा पढ़े कितने आर्टिकल होते हैं कितने नहीं होते। ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, देखिए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी 5 ईयर्स के लिए होता है, हमें पता है 5 साल के लिए होता है। ठीक है। इसका भी जैसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, है ना, वैसा ही क्या होता है इसका भी सिस्टम होता है किसको इलेक्ट करने का, वाइस प्रेसिडेंट को। बट इसमें ना क्या बोलते हैं, कौन नहीं लेते, क्या बोलते हैं दैट स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं वो पार्ट नहीं लेते, यानी कि एमएलए नहीं लेते पार्ट। ठीक है। उसमें एमएलसी भी नहीं लेते, लेकिन इसमें तो एमएलए भी नहीं लेते, सिर्फ क्या करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के एक सेकेंड सिमिलर टू द प्रेसिडेंट ओनली द डिफरेंस इज दैट नंबर इज ऑफ लेजिस्लेचर। हाँ, लेजिस्लेचर जो होंगे ना स्टेट के एमएलए वगैरह वो पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है। सिर्फ कौन लेंगे, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर ही इसके इलेक्शन में पार्ट लेंगे। तीसरा है द वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाय द मेजोरिटी एंड एग्री टू द लोकसभा। तो अगर मान लीजिए अब वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, अब वाइस प्रेसिडेंट कहाँ बैठे हुए हैं, राज्यसभा में बैठे हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना है ना तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा के अंदर यानी कि क्या बोलते हैं राज्यसभा के अंदर आपको क्या लेके आना पड़ेगा, एक रिजोल्यूशन यानी कि प्रस्ताव लेके आना पड़ेगा और उसको स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास कराना पड़ेगा, मेजोरिटी के साथ। ठीक है। और फिर लोकसभा से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तभी वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। ठीक है। फोर्थ देखेंगे द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सबसे बड़ी बात है राज्यसभा का हेड कौन होता है बच्चों, वाइस प्रेसिडेंट होता है, यानी कि सभापति, यहाँ पे हिंदी में लिखा होगा सभापति। He takes over the office of the president when there is a vacancy by reason of death, resignation and removal by the impeachment of other the vice। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर प्रेसिडेंट जो है उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया है या उनकी डेथ हो गई है तो उसका काम कौन संभालेगा, कौन संभालता है, वाइस प्रेसिडेंट ही संभालते हैं। और ऐसा एक बार किसने किया है, बीडी जत्ती हैं, बीडी जत्ती जो होते हैं फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ होने के बाद जब तक अगला नया प्रेसिडेंट नहीं बनता तब तक क्या करते हैं, उनके पद को संभालते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। 11th क्लास को फॉरवर्ड करना ना भूले, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको जितना मेरे को सपोर्ट मिलेगा मैं और भी ज़्यादा वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।